कॉम्पिटिशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो टेस्ट सीरीज़ दिया जा रहा है उसे आप लोग हल कर रहे होंगे। आज जो हम लोग बात करेंगे, आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो होगा क्रोचे के अभिव्यंजनावाद पर आधारित, होरेस के काव्य भाषा सिद्धांत पर आधारित और लॉन्जाइनस के उदात्तवाद पर आधारित आज का वीडियो लेक्चर होगा। आज की टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर इन सभी का पीडीएफ आपको सुबह 10 बजे उपलब्ध करा दिया गया है। 10 डेली का शेड्यूल है। सुबह 10 बजे आपको पीडीएफ मिल जाता है, प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, दोपहर में 2:30 बजे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाता है और रात में 9 बजे लाइव क्लास मिल जाती है। तो आज की जो 7/6/2023 की टेस्ट सीरीज है, आइए इसके प्रश्नों को देखें, अंत तक 50 प्रश्नों को देखें और फिर अपना मूल्यांकन करें और ज़रूर बताएं कि आज की टेस्ट सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। भरतेश्वर बाहुबली रास आप जानते ही होंगे, लेकिन भरतेश्वर बाहुबली घोर किसकी रचना है, आज की टेस्ट सीरीज में बात करेंगे। पद्मावती रचना किसकी है आपको पता होगा, लेकिन पद्मावती चौपाई रचना किसकी है। स्थूलभद्र सूर्य किसकी रचना है। स्थूलभद्र फाग किसकी रचना है। यह सिद्धांत शिरोमणि जानते होंगे भास्कराचार्य का। सिद्धांत शिरोमणि में कितने भाग हैं। सिद्धांत शिरोमणि की टीका किसने लिखी। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आज की टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कंप्लीट सिलेबस का आपको डेली पीडीएफ नोट्स मिलेगा, डेली आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, डेली आपको लाइव क्लास मिलेगी, तो ये सारी चीज़ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। वैसे आप लोगों को पता ही है कि हर वीडियो में आपने देखा होगा कि नंबर आपको मिल जाएगा। 80 52 58 4004 जो नंबर है वो हर वीडियो में आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए खैर शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। आज की टेस्ट सीरीज का जो पहला प्रश्न है वह देखें और एक और सूचना दे दें, जो हमारे कैंडिडेट हैं जो दिसंबर यूजीसी नेट के लिए एडमिशन लिए हैं, यूपीएचईएससी के लिए जो एडमिशन लिए हैं, जिनका एडमिशन आज हुआ है, वो लोग ज़रूर ध्यान दें, कॉपी पेन लेकर बैठें। जो भी चीज़ें पीडीएफ में नहीं होती हैं आपको समझाई जाती हैं। अभी आप दोपहर में 2:30 बजे लेक्चर देखें तो कॉपी पेन लेकर बैठें, टेस्ट सीरीज़ देखने बैठें कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि जो भी चीज़ें अलग से बताई जाएं उन्हें आप लिख सकें। जैसे जो हमारे नए कैंडिडेट हैं, ममता जिनका आज एडमिशन हुआ है, शिवानी यूपीएचईसी के लिए जिनका आज एडमिशन हुआ है, राघव जिनका आज एडमिशन हुआ है सुबह में, रोहन जिनका पेमेंट अभी आना बाकी है, व्हाट्सएप पर खैर ऐड हो चुके हैं। तो ये 4 लोग ज़रूर ध्यान दें जिनका एडमिशन अभी आज हुआ है। बाकी जितने लोग पुराने हैं वो तो जानते ही हैं। तो निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कुशल लाभ की रचना पिंगल शिरोमणि में मिलता है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बांकीदास के को कवि बतीसी में मिलता है। डिंगल के विकास का श्रेय डॉक्टर LP टेसीटोरी को जाता है। इसमें से सही कथन कौन सा होगा। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर पिंगल शिरोमणि तो मैंने पढ़ा है कि जैसलमेर के जो शासक थे रावल हरराव, उनकी रचना है। बिल्कुल, आपने अगर कहीं पढ़ा है, दोनों मत है। मैं आपको पहले बता दूं, रावल हरराव जैसलमेर के शासक रावल हरराव की रचना पिंगल शिरोमणि कई विद्वान मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कि जैसलमेर के शासक रावल हरराव के निर्देशन में कुशल लाभ ने लिखा है। ज़्यादातर विद्वान मानते हैं। तो जहाँ तक ज़्यादातर विद्वान की बात होती है वहीं पर हम लोग बात करते हैं। तो पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ की ही रचना है। आपका उत्तर होगा डी 1 2 3। अगला प्रश्न, हाँ, पिंगल शिरोमणि जो मैंने बताया, यहीं पर आपको बता दें सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि आप लोग जानते होंगे, शायद कुछ लोग जानते हों। सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है। सिद्धांत शिरोमणि
सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की रचना है। सिद्धांत शिरोमणि में 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय है लीलावती, दूसरा अध्याय है बीज गणित, तीसरा अध्याय है ग्रह गणिताध्याय और चौथा अध्याय है गोलाध्याय। तो जो तीसरा और चौथा अध्याय है ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय, ये खगोल शास्त्र से संबंधित है। और इसी सिद्धांत शिरोमणि पर टीका वासना भाष्य है, वासना भाष्य। इसीलिए मैंने कहा है कि कॉपी पेन लेकर बैठे। वासना भाष्य, वासना भाष्य, वासना भाष्य सिद्धांत शिरोमणि पर टीका भास्कराचार्य ने ही लिखी है। और आपने देखा होगा थंबनेल पर सबसे ऊपर लिखा होगा कि सिद्धांत शिरोमणि की टीका किसने लिखी, तो सिद्धांत शिरोमणि की टीका भास्कराचार्य ने लिखी और उस टीका का नाम है वासना भाष्य। अगला प्रश्न देखते हैं, पिंगल भाषा की रचनाएं कौन सी हैं? पृथ्वीराज रासो, वंश भास्कर, खुमान भास्कर। विकल्प है 1 2, 2 3, 1 3, 1 2 3। यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका डी 1 2 3। वंश भास्कर किसकी रचना है, कितने लोगों को पता है? वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो तो आपको पता है, लेकिन वंश भास्कर और खुमान भास्कर कितने लोगों को पता है? जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वंश भास्कर लिख लीजिए सूर्यमल की रचना है और खुमान भास्कर दलपति विजय की रचना है। दादू दयाल के साहित्य किस बोली में है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूढ़ाड़ी, मालवी। दादू दयाल, उत्तर हो जाएगा आपका सी ढूढ़ाड़ी। संत लालदास, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई की रचनाएं किस बोली में है? उत्तर हो जाएगा बी मेवाती में है। नेमिनाथ बारहमासा किसकी रचना है? नेमिनाथ बारहमासा, उत्तर हो जाएगा पल्हड़ की रचना है। कई जगह जल्हड़ लिखा है, जिसे हटा दीजिए। पल्हड़ की रचना है, पल्हड़ की रचना है नेमिनाथ बारहमासा। अच्छा, नेमिनाथ रास किसकी रचना है? नेमिनाथ रास अगर हम कहें, यहाँ पर अगर मैं आपको देता कि नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास अगर कहता, बारहमासा ना कहकर नेमिनाथ रास की अगर हम बात करते, तो नेमिनाथ रास किसकी रचना है? लिख लीजिए, नहीं पता है तो लिख लीजिए। नेमिनाथ रास सुमति गण की रचना है। नेमिनाथ रास सुमति गण की रचना है और नेमिनाथ रास में 58 छंदों का प्रयोग है। 58 छंदों में रचित है नेमिनाथ रास। तो नेमिनाथ बारहमासा पल्हड़ की रचना, नेमिनाथ रास सुमति गण की रचना। लेकिन अगर नेमिनाथ फागु आपसे हम पूछते कि नेमिनाथ फागु किसकी रचना है, तो लिख लें राजशेखर सूरि की रचना है नेमिनाथ फागु। नेमिनाथ फागु राजशेखर की रचना है। तो 3 रचनाएं आपकी हो गई। नेमिनाथ बारहमासा आपने देख लिया, नेमिनाथ बारहमासा पल्हड़ की रचना, नेमिनाथ रास सुमति गण की रचना, नेमिनाथ फागु राजशेखर की रचना, राजशेखर की रचना। अगला प्रश्न देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए अनुच्छेद 120। लिपि के विकास क्रम का सही क्रम क्या होगा? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3 4। पहले ब्राह्मी होगा, फिर गुप्त होगा, फिर कुटिल लिपि होगा, फिर देवनागरी लिपि होगा। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? ग्रिम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान से है या एक अर्धस्वर वर्ण है, हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा है? उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3 सही है। कल का जो आप लोगों को महाराष्ट्र असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर मैंने हल कराया था, याद होगा आपको
कल वहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था, आपने देखा होगा, जो मार्च 2023 में परीक्षा हुई है, वहाँ पर पूछा गया कि यो हे हो सिद्धांत किसका है। तो ये 4 सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और मैंने इनके प्रवर्तक सहित सारी चीज़ें आप लोगों को लिखा दिया था। तो इसमें से बेमेल जोड़ा कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, इंगित सिद्धांत मैंने लिखाया है आपको कल कि रेवे का है, कल लिखाया था आपको। तो यहाँ से बेमेल जोड़ा हो जाएगा सी। बाकी धातु सिद्धांत हेज का है, योहेहो सिद्धांत न्यावर का है, संपर्क सिद्धांत रेवेज का है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे। मगही बिहार प्रदेश की बोली है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास है। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न दलित कहानियों का बेमेल जोड़ा कौन सा है? भरोसे की बहन कहानी शिवराज सिंह बेचैन, छतरी कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि, हादसा कहानी रमणिका गुप्ता, हैरी कब आएगा सूरजपाल सिंह चौहान। अब कुछ लोग जल्दबाजी में इस प्रश्न का उत्तर गलत किए हैं। यहाँ हादसे की बात नहीं हो रही है और कहानी विधा की बात नहीं हो रही है। हादसा कहानी मैंने पूछा है, रमणिका गुप्ता का नहीं, बल्कि हादसा कहानी है राज नारायण बोहरे का। लिख लीजिए, राज नारायण बोहरे। 11 वर्ष का समय कहानी में किस नदी द्वारा विप्लव फैला था? उत्तर हो जाएगा बी, जानवी नदी। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? वियोगी हरि ने रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। रास पंचाध्यायी के लेखक अष्टछाप के एक कवि हैं। रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों में विभक्त है। बिल्कुल सही, डी हो जाएगा, 1, 2, 3। रास पंचाध्यायी के लेखक अष्टछाप के एक कवि नंददास हैं। रास पंचाध्यायी आप देखेंगे तो रोला छंद में है, रोला छंद में है, जिसमें कृष्ण के लीला का वर्णन किया गया है। जो रास पंचाध्यायी है, इसका आधार क्या है? इसका आधार आप सभी लोगों को पता है कि भागवत महापुराण है, भागवत महापुराण। अब कई बार आप देखेंगे कि भागवत महापुराण के किस स्कंद पर आधारित है, पूछ लिया जाता है। 10वें स्कंद पर आधारित है, लेकिन 10वें स्कंद का वह कौन सा अध्याय है जिसे सम्मिलित रूप से रास पंचाध्यायी कहा जाता है? बताइए, कितने लोग बताएंगे? 10वें स्कंद का कहां से कहां तक अध्याय, यानी कौन 5 से अध्याय हैं जिन्हें रास पंचाध्यायी कहा जाता है? कितने लोगों को पता है आप लोगों में से? देखिए, इससे ये होता है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहता है। चीज़ों को जो बहुत गहराई से आप सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ से प्रश्न आता है तो बहुत ही आराम से आप लोग हल कर लेते हैं। चीज़ें आपको याद रहती हैं कि कहीं मैंने पढ़ा है या फिर समझाया गया है। अध्याय 29 से लेकर 33 तक 10वें स्कंध में अध्याय 29, अध्याय 30, 31, 32 और 33, यह 5 अध्याय, यानी 29 से लेकर 33 तक, यानी 29, 30, 31, 32 और 33। तो 29 से लेकर 33 तक के अध्याय को रास पंचाध्यायी कहा जाता है। उसी को आधार बनाकर नंददास ने रास पंचाध्यायी की रचना की। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ, और तृष्णा उदर वृद्ध अति भारी, त्रिविध ईशना तरु तिजारी। तुलसीदास की जो यह पंक्ति है, इसमें रेखांकित जो शब्द नेहरुआ है, डमरुआ है, इसका आशय क्या होगा? इसका आशय होगा रोग। अब ये तुलसीदास ने जो रचना कही है, ये रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है, उत्तरकांड की यह पंक्ति है कि अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ, तृष्णा उदर वृत अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण जित्तिजारी। यानी अहंकार
अत्यंत दुख देने वाला है। अत्यंत दुख देने वाला क्या है? डमरुआ है, यानी गठिया रोग है। अहंकार अति दुखद गठिया रोग है। दंभ कपट मद मान नेहरुआ, दंभ कपट मद और मान ये नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी, तृष्णा उदर वृत अति भारी, यानी तृष्णा अति भारी यानी बड़ा भारी जलोदर रोग है। त्रिविध इसना तरुण तिजारी, त्रिविध यानी पुत्र धन और मान, पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं तिजारी हैं। तो त्रिविध इसना तरुण तिजारी, हो सकता है कि यह पंक्ति न देकर दूसरी पंक्ति दे दी जाए कि तृष्णा उदर वृद्ध अति भारी, त्रिविध इसना तरुण तिजारी। तो त्रिविध, तुलसीदास की इस पंक्ति में त्रिविध का आशय क्या होगा, या त्रिविध में क्या शामिल नहीं है? तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो त्रिविध में शामिल है पुत्र धन और मान। तो अहंकार जो होता है, वो अहंकार व्यक्ति को हमेशा परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया है। एक कहानी है, अगर आप कहें तो 1 मिनट लगेगा, मैं आपको एक कहानी सुना दूँ। एक गांव था, गांव में एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था, कलाकार था। वो मूर्तियां बनाया करता था और इतना मूर्तिकला में इतना निपुण था कि उसकी मूर्ति को देखकर लोग, मूर्ति के जीवित होने का लोगों में भ्रम हो जाता था, लगता था कि मूर्तियां जीवित हैं, और उसको इस पर बहुत अहंकार था। एक दिन हुआ ये कि उसको लगा कि अब तो जीवन ढल रहा है, अंतिम समय आ गया है, तो उसने 10 मूर्तियां बनाई। उसने 10 मूर्तियां बनाई और एक खुद अपनी 10 मूर्तियां बनाई, और अपना खुद जाकर उस मूर्ति के बीच में बैठ गया, मूर्तियों के बीच में, और खुद मिलाकर 11 मूर्तियां हो गई। मतलब 10 तो मूर्तियां हैं और एक खुद, यानी 11 हो गए। बैठ गया, और जब प्राण लेने के लिए यमदूत लोग आते हैं तो उनको भी भ्रम हो जाता है कि आखिर जिसको हम लेने आए हैं, जिसके प्राण लेने आए हैं, वो कौन है। इन 11 में से कैसे छांटे कि वह कौन है। अगर इसका हम प्राण नहीं लेते हैं तो सृष्टि का नियम टूटेगा, और अगर प्राण लेने के लिए, सच्चाई जानने के लिए मूर्तियां तोड़ते हैं तो कला का अपमान होगा। सोचते हैं आखिर अब हम पहचाने कैसे। तो यमदूत ने कहा, यमदूत ने सोचा कि मानुष प्रवृत्ति जो होती है उसमें अहंकार होता है, अहंकार से पहचानेंगे। तो उन्हीं मूर्तियों के बीच में खड़ा होकर कहता है कि मूर्ति बनाने वाले ने बहुत ही नायाब मूर्तियां बनाई हैं, और शायद ही ऐसा कोई मूर्तिकार हो जो इस तरीके की मूर्ति बनाए, लेकिन बस सिर्फ इस मूर्ति में एक कमी है। काश वह मूर्तिकार मेरे सामने होता तो मैं वह कमी उसे बता पाता, लेकिन अफसोस आज वह हमारे बीच नहीं है। इतने में मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा कि मैं पूरी ज़िंदगी मूर्तियां बनाता रहा, लोग मेरी मूर्तियों की तारीफ करते रहे, उसके जीवित होने का भ्रम लोगों में था, आखिर वो कौन सी कमी रह गई। और मूर्तिकार बोल उठा, हाँ बताइए कौन सी कमी है। और तब तक यमदूत ने पकड़ लिया, तब यमदूत ने उसे पहचान लिया और पकड़ लिया और कहा, हाँ यही कमी है। अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया है। बात समझ में आ गई? बहुत छोटी सी कहानी थी। तो खैर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, कत दिखाई कामिनी दई दामनी को यह बाह, थर थराती सो तन फिरे फर फरात घन माह। यह पद किसका है? राम सतसई, राम सहाय का, रस प्रबोध रसलीन का, प्रेम वाटिका रसखान का, कवितावली रहीम दास का। उत्तर हो जाएगा बी, रस प्रबोध की पंक्ति है, रसलीन के रस प्रबोध की पंक्ति है। अगला प्रश्न, गिरत ऊंचे रसिक मन बूढ़े जहां हजारू, बहे सदा पशु नरन को प्रेम पयोध पगारू। बिहारी के इस पद में रेखांकित शब्द क्या है? उत्तर हो जाएगा डी, अरसिक प्रवृत्ति के लोग। पशु नरन मतलब यहाँ से होगा अरसिक प्रवृत्ति के लोग। तो चाहे हम बिहारी की बात करें या फिर हम कबीर की बात करें या सूरदास की बात करें, तुलसीदास की बात करें, आप देखते हैं कि इनसे जो शब्द होते हैं ऐसे शब्दों वाले प्रश्न खूब पूछे जाते हैं।
जैसे साखी शब्द रामायणी की बात तो आपने सुनी होगी। साखी अगर पूछा जाए कि साखी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, साखी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, आप में से कितने लोगों को पता है कि साखी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मैं आपको बताता हूं। साखी, साखी मतलब कह सकते हैं साक्ष्य। साखी को साधारण रूप में आप कह सकते हैं साक्ष्य, यानी आंखों देखी बात का वर्णन क्या कहलाएगा? साखी कहलाएगा। आंखों देखी बात का वर्णन क्या कहलाता है? साखी कहलाता है। ऐसे जब साखी की बात आई तो याद आ गया, किसी ने पूछा था कि सर उदात्त क्या है? जो लोंजाइनस का उदात्तवाद आज आपको लेक्चर मिलेगा उसमें आपको पता ही चल जाएगा कि उदात्त क्या है। देखिए, उदात्त ये होता है कि जो भी अभिव्यक्ति है, जैसे कोई भी चीज़ आप कहते हैं किसी से, जैसे मैं किसी को अपनी बात कहता हूँ, मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ, आप लेक्चर सुन रहे हैं, मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, तो जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता, अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता ही उदात्त है। उदात्त मतलब ऊंचा, महान, अच्छा, उत्कृष्ट। अभिव्यक्ति की जो विशिष्टता है, श्रेष्ठता है, वही है उदात्त। अब मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा उदात्त। और उदात्त से ही बना उदात्तवाद, एक सिद्धांत बना दिया गया उदात्तवाद। और इसी उदात्त को अंग्रेजी में कहते हैं सबलाइन। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने पूछा था टेस्ट सीरीज में होंगे, सुन रहे होंगे, तो जरूर उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। और यह आज का लेक्चर देखेंगे लोंजाइनस का उदात्तवाद तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा है? नदी नारी और संस्कृति, साहित्य का खुला आकाश, लोक और लोक का स्वर, गांधी का करुण रस। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न देखें, मोहन राकेश का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा डी ध्रुव यात्रा नहीं है, जैनेन्द्र का है। ऋषभ चरण जैन का उपन्यास कौन सा नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा सी दिल्ली का दलाल, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने अपनी किस रचना में नोबेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग किया है? उत्तर हो जाएगा ए मालती। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है और उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? रेशमी टाई। अब यहाँ पर आप देखें, रेशमी टाई किसकी रचना है? रेशमी टाई है रामकुमार वर्मा की रचना। रेशमी टाई रामकुमार वर्मा की रचना। पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट की रचना। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर की रचना। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अस्क की रचना। यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। उत्तर हो जाएगा आपका डी 4, 3, 2, 1। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? भीष्म साहनी की पहली कहानी अबला है, अबला कहानी राबी पत्रिका में छपी। भीष्म साहनी की नीली आंखें कहानी हंस पत्रिका में छपी थी। उत्तर हो जाएगा आपका डी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। देखिए, जो रचनाएं हैं, रचनाओं पर जरूर ध्यान देना चाहिए और एक दूसरे से मिलती जुलती जो रचनाएं हैं उस पर भी आपका खास ध्यान होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरि की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरि की रचना है। ऐसे अगर हम बात करें कि भरतेश्वर बाहुबली घोर किसकी रचना है, तो ब्रजसेन सूरि की रचना है। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। लिख ले, भरतेश्वर बाहुबली घोर ब्रजसेन सूरि की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली घोर ब्रजसेन सूरि की रचना है। जबकि भरतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरि की रचना है, आपको पता होगा। लेकिन भरतेश्वर बाहुबली घोर अगर कहा जाए तो ब्रजसेन सूरि की रचना है। ऐसे पद्मावती चौपाई जिन प्रभा सूरि की रचना है। पद्मावती चौपाई जिन प्रभा सूरि की रचना है।
थंबनेल पर आपने देखा होगा, लिखा होगा भरतेश्वर बाहुबली घोर किसकी रचना है, तो ब्रजशेर सूरी की रचना है, लिख लीजिए। पद्मावती चौपाई किसकी रचना है, तो जिनप्रभा सूरी की रचना है, लिख लीजिए। स्थूलभद्र सूर्य किसकी रचना है, वो ये भी आपको स्टेटस पर दिखेगा। स्थूलभद्र सूर्य जिन धर्म सूर्य की रचना है। स्थूलभद्र सूर्य जिन धर्म सूर्य की रचना है। स्थूलभद्र फाग हलराज की रचना है। स्थूलभद्र फाग हलराज की रचना है। हलराज, स्थूलभद्र फाग हलराज की रचना है। और एक और नाम लिख लीजिए, बिनहाई रासो। बिनहाई रासो लिख ले। बिनहाई रासो। बिनहाई रासो महेश दास की रचना है। बिनहाई रासो महेश दास की रचना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो हमारे यूजीसी नेट वाले कैंडिडेट हैं जिनका आज एडमिशन हुआ है, यूपीएचएससी वाले जो है जिनका आज एडमिशन हुआ है, टेस्ट सीरीज वाले जो हैं जिनका आज एडमिशन हुआ है, यानी जो नए लोग हैं वो ज़रूर ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठा करें। जो भी चीज़ें पीडीएफ में नहीं है बताई जाती हैं उन्हें लिखते चलें। जैसे मैंने अभी आपको नेमनाथ रास की बात बताई, नेमनाथ बारहमासा की बात बताई, नेमनाथ फागु बताया, सिद्धांत शिरोमणि की टीका मैंने आपको बताई, सिद्धांत शिरोमणि के भाग मैंने आपको बताया, साखी का अर्थ बताया, स्थूलभद्र फाग, स्थूलभद्र सूरी, बिनहाई रासो, ये सारी रचनाएं जो मैंने आपको बताई। तुलसीदास के उत्तरकांड की पंक्तियां बताई, रास पंचाध्यायी के बारे में बताया। तो जो इसमें नहीं है अलग से बताया जाता है उसे आप लोग जरूर लिख सकें। आप भी अगर नए हैं और जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस नंबर का, जिस पर आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भीष्म साहनी की कहानियां कौन सी हैं? उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, खून का रिश्ता, मरने से पहले, माता बेमाता, ढोलक, गुलेलबाज लड़का। भीष्म साहनी की कहानी कला लेख किसका है? उत्तर हो जाएगा सी, संजीव कुमार। भीष्म साहनी की कहानी कला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। भीष्म साहनी को साहित्यिक जगत का भीष्म पितामह किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा सी, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो, भीष्म साहनी को साहित्यिक जगत का भीष्म पितामह किसने कहा है? तो कृष्णा सोबती ने कहा है। निम्न कहानियों और पात्रों का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? आकाशदीप कहानी के पात्र हैं बुधगुप्त, दिल्ली में एक मौत के पात्र हैं अतुल, उसने कहा था कहानी का पात्र है बोधा सिंह, और ग्रेगिन कहानी का पात्र है मालती। यानी आपका उत्तर हो जाएगा डी, 4, 3, 2, 1। नई कहानी की भूमिका आलोचनात्मक रचना किसकी है? उत्तर हो जाएगा बी, कमलेश्वर। राजा निर्वंशिया कहानी में भटियारिन कौन है? तो राजा निर्वंशिया की कहानी है, राजा निर्वंशिया की पत्नी है भटियारिन। 29 का बी हो जाएगा। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? जो नए लोग हैं वो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, ज़रूर बताएं कि प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। जादू का कालीन, जादू का कालीन नाटक किसका है? मृदुला गर्ग का है। भारत भाग्य विधाता कहानी किसका है? रमेश उपाध्याय का है। जन्म एक शकुंतला का नाटक किसका है? राजेश शर्मा का। अंतरंग नाटक किसका है? रामेश्वर प्रेम का। यानी आपका उत्तर हो जाएगा एक का ए, बी का हो जाएगा 3, सी का 2, डी का 4। यानी आपका उत्तर बनेगा बी, 1, 3, 2, 4। देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमोद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। ध्रुवस्वामिनी नाटक में कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त का कथन है। जिसे अपने स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में संकोच नहीं, वह क्ल्यू नहीं तो और क्या है? ध्रुवस्वामिनी नाटक में यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, पुरोहित का कथन है। कुबेरनाथ राय का निबंध कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा सी, कदम की फूली डाल विद्यानिवास मिश्र का है। कालिदास कविता
किन रचनाओं के प्रसंग पर है? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3। वैसे देखेंगे फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये जो कविता है मैंने आप लोगों को भेज दिया है व्हाट्सएप के स्टेटस पर। देखिए मैंने एक कविता लगा दिया, कविता के नीचे आप देखेंगे कि ये कविता कब लिखी गई है, उसका डेट भी नीचे लिखा हुआ है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, MPPSC के पाठ्यक्रम में है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो कविता मैंने लगा दी है, ज़्यादा नहीं, 8-10 पंक्ति है, उसे देख लीजिएगा, व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा हुआ है। मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया चलता ही फिरता है, उपर्युक्त कथन प्रताप नारायण मिश्र के किस निबंध का है? उत्तर हो जाएगा बी, बात निबंध। विष कन्या, चंपाकली, सुंदरकली, पद यात्रा निबंध किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ त्यागी का है। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? शब्द और धरती माता प्रसाद तिवारी की रचना है। शब्द और धरती। एक भोर जुगनू की नर्मदा प्रसाद की रचना है। हुक्का पानी कृष्ण बलदेव प्रसाद की रचना है। पुराना घर नए लोग ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1, 4, 3, 2। जन्म काल के अनुसार सही क्रम क्या होगा? यहाँ पर मैंने 3 प्रश्न दिया है और 3 प्रश्न में 12 लोगों की बात हो गई है, इसे जरूर ध्यान रखना। और सभी का मैंने क्रम से ही दे दिया है। 38 का ए हो जाएगा सबसे पहले विष्णुकांत शास्त्री, फिर शरद जोशी, कुबेर नाथ राय, नरेंद्र कोहली। जन्म काल के अनुसार यहाँ पर सही क्रम क्या होगा? यहाँ पर ए होगा, प्रभाकर माचबे, अमृत राय, विवेकी राय, नामवर सिंह। ऐसे जन्म काल के अनुसार सही क्रम क्या होगा? यहाँ पर भी उत्तर आपका ए हो जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान रखिएगा। पहले शमशेर बहादुर, फिर रामविलास शर्मा, फिर भगीरथ मिश्र और फिर डॉक्टर नगेंद्र। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 38, 39, 40 ये जो 3 प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार, इन्हें ध्यान रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा सोच विचार। किसका निबंध है सोच विचार? पता है? नहीं पता तो लिख लीजिए, जैनेन्द्र का है। व्यंग्यात्मक निबंधकार कौन नहीं है? उत्तर हो जाएगा बी, विवेकी राय नहीं है। परंपरागत शैलियों की मरती हुई विधाएं मत किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, एडमंड विल्सन। उत्तर आधुनिकतावाद किस पर आधारित है? उत्तर हो जाएगा ए, बहुसंस्कृतिवाद। आधुनिकतावाद किस पर बल देता है? अतीत पर, मूल्यहीनता पर, क्षणिकता पर। उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। थोड़ा ध्यान दीजिए और दिमाग लगाइए। आधुनिकता, जब आधुनिकता की बात आप करेंगे तो क्या अतीत पर बल देंगे? कोई ऐसा सिद्धांत है आधुनिकतावाद में जो अतीत पर बल देगा? आधुनिकतावाद कभी भी अतीत पर बल नहीं देता है। द डेथ ऑफ द आथर किसकी रचना है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, रोला बार्थ की रचना है, द डेथ ऑफ द आथर। अगला प्रश्न देखें। कुछ आलोचक आधुनिकतावाद को किसका रूप मानते हैं? उत्तर हो जाएगा सी, शून्यवाद। अच्छी कविता कभी भी 20 वर्ष पुरानी शैली में नहीं लिखी जा सकती, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, एजरा पाउंड। एजरा पाउंड। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। सामान्य नैतिकता कृत्रिम है, रुचि भ्रामक और परंपरा एक जंजीर है, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, इरविंग। आधुनिकतावादी साहित्यिक आंदोलन के तहत कौन कौन आते हैं? उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। तो आज के ये 50 प्रश्न थे। कल फिर 50 प्रश्न मिलेंगे। प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट मिल रहा है लोगों को। यदि आप भी प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं या पूरा बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको डेली टेस्ट सीरीज मिले, डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिले, डेली आपको PDF नोट्स मिले, डेली आपको रात में 9 बजे लाइव क्लास मिले, तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। दिसंबर UGC नेट के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं
या मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। हर इकाई से नया बैच चलता है। इस समय अभी पाश्चात्य काव्यशास्त्र चल रहा है। आप जुड़ेंगे तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र से पढ़ेंगे। जब हम फिर पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर पहुंचेंगे आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। साइक्लिक बैच चलता है। आप इकाई 1 के इंतज़ार में बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि जब जागे तब सवेरा। आप अगर अभी से ही अपने लक्ष्य को लेकर सजग हो रहे हैं, लक्ष्य को लेकर गंभीर हो रहे हैं, तो अभी से ही जुड़िए। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बाद में आपका कविता प्रारंभ होगा। आप कविता पढ़ेंगे। कविता के बाद जो आपके पाठ्यक्रम के उपन्यास हैं उन्हें पढ़ेंगे। उपन्यास के बाद जो कहानी आपके पाठ्यक्रम में उसे पढ़ेंगे। जितने नाटक आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं वह पढ़ेंगे। नाटक के बाद में जितने आपके पाठ्यक्रम में निबंध हैं वह पढ़ेंगे। निबंध के बाद में जितने आपके पाठ्यक्रम में अन्य विधाएँ लगी हैं, अन्य विधा में संस्मरण है, जीवनी है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है, डायरी है, ये सारी चीज़ें हैं। अन्य विधा पढ़ेंगे और जब अन्य विधा हो जाएगा तब फिर हम लोग भाषा पर आएंगे। फिर आप हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर आ जाएंगे हम लोग काव्यशास्त्र पर। तो यही हमारा रूटीन है और यही हमारा क्रम है जो लगातार साइक्लिक रूप में चलता रहता है। आप जहाँ से जुड़ेंगे वहीं पर जब पहुँचेंगे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मोस्टली मानकर चलिए कि 4 महीने में ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका हो जाता है। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही प्रश्नों के साथ कल फिर।